Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand Article 29 and 30 of Indian Constitution, which talks about cultural and educational rights of minorities. Before we understand the rights given under this article, let's first understand who comes under minority. अब बच्चों, minority ये टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अगर हम इसके एक पहलू को समझें तो वी कैन रेफर आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी को दो कैटेगरी में सेग्रीगेट करता है. नंबर 1 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड नंबर 2 रिलीजियस माइनॉरिटी, विच मीन्स माइनॉरिटी कैन बी डिफाइंड बेसिस लैंग्वेज यानी भाषा एंड रिलीजन यानी धर्म. लेकिन आंसर अभी भी क्लियर नहीं है कि माइनॉरिटी की कैटेगरी में कौन आएगा. So to understand this better, in the landmark case of Kerala Education Bill, Supreme Court stated that minority status of language and religion differs from one state to another. जो रिलीजन एक स्टेट में मेजॉरिटी में है, हो सकता है वो रिलीजन दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी में हो. फॉर एग्जाम्पल, मराठीज आर मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बट विल बी इन माइनॉरिटी इन सम अदर स्टेट. उसी तरह कन्नड़ा लैंग्वेज इज स्पोकन इन मेजॉरिटी इन कर्नाटका, बट यही लैंग्वेज दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी होगी. यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया था दैट द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी शुड बी स्टेट डिपेंडेंट. अब यहाँ आयरनी की बात यह है कि इन स्पाइट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट इन केरला एजुकेशन बिल बट इन सेवरल अदर केसेस जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एंड बार बार माइनॉरिटी को स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करने को कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 अंडर विच एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश की गई अंडर द नेम नेशनल माइनॉरिटीज़ कमेटी, जिसने 1993 में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया. लेटर इन 2014 इवन जैन्स वर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी. Now talking about Article 29(1) of Indian Constitution, which is a fundamental right. ये आर्टिकल गारंटी देता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को. यहाँ कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन मेंशन नहीं है. ये सेक्शन इज़ फॉर ऑल रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया जिनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर डिस्टिंक्ट है यानी यूनिक है, विल हैव द राइट टू कंजर्व यानी प्रोटेक्ट द सेम. और ये उनका फंडामेंटल राइट है. अब यहाँ समझने वाली एक बात है कि ये आर्टिकल to protect language, script and culture is for both minority as well as majority. अब जहां आर्टिकल 29(1) ने एक ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, वहीं आर्टिकल 29(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल. दिस आर्टिकल गारंटीज राइट टू एन इंडिविजुअल सिटीजन कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज़ मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय द स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता है उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज को डिस्क्रिमिनेट करके. बच्चों, आर्टिकल 29 की इम्प्लीकेशन वॉज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन DAV कॉलेज जलंधर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां गुरु नानक यूनिवर्सिटी वॉज प्रमोटिंग पंजाबी लैंग्वेज इन स्टडीज़ एंड रिसर्चेज. अब सवाल ये उठा कि क्या गुरु नानक यूनिवर्सिटी को, जो कि पंजाब में ही बेस्ड आउट है, अगर पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट एंड डेवलप करने की मेजर्स ले रही है तो क्या ये आर्टिकल 29 को वॉयलेट कर रहा है? बिकॉज पंजाब, जहाँ पंजाबी उनकी मातृभाषा है, उसी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं. हर स्टेट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ये राइट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को उनकी रीजनल लैंग्वेज में एजुकेट करें ताकि उनकी स्टेट लैंग्वेज भूल ही ना जाए. बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर गुरु नानक यूनिवर्सिटी किसी स्मॉल स्कूल या कॉलेज को अफिलिएट या फंड कर रहा है तो वहाँ भी वो पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाना ही कंपलसरी करे. अगर वो ऐसा करेगा तो देन इट विल बी वॉयलेटिव अंडर आर्टिकल 29. Another landmark case here under Article 29(2) will be Madras versus Champakam. ये केस में गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने एक ऑर्डर इशू किया कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स प्रपोर्शनेटली अलॉट की जाएगी कम्युनिटी के बेसिस पे, विच विल बी इन द क्रोनोलॉजी ऑफ नॉन ब्राह्मण हिंदूज, बैकवर्ड हिंदूज, हरिजन्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स. अब यहाँ एक ब्राह्मण कैंडिडेट जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, चैलेंज किया गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के इस ऑर्डर को ऑन द ग्राउंड कि ऑर्डर रिलीजन, कास्ट, रेस के आधार पर है एंड हेंस आर्टिकल 29(2) को वॉयलेट करता है. सुप्रीम कोर्ट को इस बंदे की बात में दम लगा एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ मद्रास को ये ऑर्डर रिवोक करना पड़ा.
Now moving on to Article 30, which is limited to include only minorities. अब ये आर्टिकल एम्पावर करता है माइनॉरिटी सेक्शंस को to establish and manage educational institutes. Further, this article also guarantees that कोई भी स्टेट किसी भी माइनॉरिटी एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को असिस्टेंस या फंडिंग देने से बिल्कुल मना नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड दैट इट बिलोंग्स टू सम माइनॉरिटी ग्रुप, यानी सरकार द्वारा नो भेदभाव फॉर दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब जहां आर्टिकल 29 ने रिस्ट्रिक्ट किया टू डिनाई एनी सिटीजन्स फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, वही आर्टिकल 30 पावर ग्रांट करता है टू द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब यहाँ द वर्ड एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर साथ में रीड किया जाएगा, विच मीन्स अगर किसी माइनॉरिटी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया है तो ही वो उसे एडमिनिस्टर यानी मैनेज करेंगे। जैसे कि इन केस ऑफ अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज फेमसली कॉल्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, there was a claim by a Muslim community that Aligarh Muslim University was established by them and therefore they have the right to administer and manage the same. कोर्ट ने ये पिटिशन को रिजेक्ट करते हुए स्टेट किया कि कोई भी यूनिवर्सिटी स्टैच्यू लॉज के अंडर इस्टेब्लिश होती है। जस्ट बिकॉज अ फाउंडर मेंबर बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी डज नॉट मेक दिस यूनिवर्सिटी एज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनॉरिटी। Now to conclude this article, let me draw your attention to a very interesting case of Tamil Nadu, जिसे जल्लीकट्टू केस भी कहा जाता है। जल्लीकट्टू इज़ अ फेमस स्पोर्ट इन तमिलनाडु प्लेड ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल, जहाँ ह्यूज ब्रीड्स ऑफ बुल को रिलीज़ किया जाता है इन द क्राउड ऑफ पीपल। पार्टिसिपेंट्स को सबसे बड़े बुल की हम्प को पकड़कर कंट्रोल करना होगा। जिसने इसे कर दिया ही विल विन द प्राइज। अब ये स्पोर्ट्स सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही डेंजरस भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्पोर्ट्स एनिमल क्रूएलिटी है? ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि ये कल्चरल ट्रेडिशन था फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु, दिस स्पोर्ट शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस द पीपल ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो मैंशन दैट ये स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ बुल ब्रीडिंग इन इंडिया एंड टू इंश्योर दैट सच स्पीशीज सर्वाइव। अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया यूजिंग बुल्स एंड बुलक कार्ड्स फॉर रेसेस और इवन जल्लीकट्टूज इवेंट, कंसिडरिंग दैट दिस इज क्रूएलिटी टू एनिमल्स। 2015 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने अगेन सुप्रीम कोर्ट को एक प्ली दिया टू रिव्यू 2014 का जजमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक डिमांड पे अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, बुल टेमिंग वॉज अगेन अलाउड इन द नेम ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज सब्जेक्ट टू सर्टन गाइडलाइंस एंड रूल्स टू प्ले दिस गेम। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एनिमल एक्टिविस्ट एंड पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे पिटिशंस आए टू क्वॉश द डिसीजन ऑफ अलाउिंग बुल टेमिंग बिकॉज इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्रूएलिटी टू द एनिमल्स। फाइनली 2018 में 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू इवेंट को अंडर आर्टिकल 29(1) में प्रोटेक्ट करते हुए स्टेट किया दैट इट इज़ अ कल्चरल राइट ऑफ द पीपल एंड सारे पिटिशंस को सेट असाइड कर दिया। सो बच्चों, दिस वॉज आर्टिकल 29 एंड 30। इफ़ वी वर टू अंडरस्टैंड अ समरी, आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को, वही आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी इंडिविजुअल्स को। जहां आर्टिकल 29 स्टेट्स नॉट टू डिनाई एनीवन फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, वही आर्टिकल 30 एम्पावर करता है माइनॉरिटी को टू सेट अप इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। Hope you've understood all the cases which I explained. In case of any questions under this article, please do let me know in the comments below. And for all the notes on Indian Constitution, the same is provided on my Telegram group. Until we meet next time with a new article, thank you everyone. Bye-bye.